औरा में की जनता तो सबसे ज्यादा तरसित है विधायक से, उनका अंत चाहती है। सैदापुर गांव के लोग इतने दब गए हैं, उनसे संपन्न लोग उस गांव में थे कि उनकी अत्याचार हर बात पे 4 पुलिस बुला लो, ले जाओ, इनको पीट दो, इनको बगावत बेइज्जत कर दो। आज थानेदार नहीं, इंस्पेक्टर नहीं है, वो हरवा से भी बदतर है। और बिना किसी गलती के कब किसको कहां अपमानित करा दे पुलिस भेजकर, इसका ज्वलंत उदाहरण तो सैदापुर गांव के लोगों से पूछ लीजिए जहां उनका घर है। आज तो ये भाजपा 2 लोगों की पार्टी है, दोनों गुजराती हैं। एक श्रीमान नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बहुत बड़े अपराधी हैं, बहुत बड़े अपराधी। और हमारे देश का सबसे बड़ा अपराधी गुजरात का वो मुख्यमंत्री है, वो गृह मंत्री है, देश का गृह मंत्री है। तो 2 गुजराती हैं जो देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती अडानी अंबानी जो देश खरीद रहे हैं। ये बड़े दावे करते हमने धान का कीमत बढ़ा दिया, गेहूं की कीमत बढ़ा दिया। कौन खरीद रहा है? अभी धान बिका है 900 रुपया, 1000 रुपये में मोटा धान, 1200 रुपये में महीन धान, और ये कहते हमने 1900 रुपया रेट तय कर दिया। खरीदने वाला कौन है? कहते हमने सरकारी खरीद की। तो आप पता कर लीजिए, कहीं कांटा ही नहीं लगा, अगर लगा तो कहीं बोरा नहीं है, कभी का चेक नहीं है, कभी का कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। राम प्रताप सिंह जी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये गौरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। राम प्रताप जी, स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट में। धन्यवाद। राम प्रताप जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप समाजवादी पार्टी में पूर्व में थे, अब आप कांग्रेस पार्टी में आए, तो आपका टिकट फाइनल होने के बाद जब आप लोगों से मिले तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा? जी, कल मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ और 12:30 बजे मैं कांग्रेस भवन कार्यालय से लखनऊ से अपने घर के लिए रवाना हुआ। जब मैं अपने क्षेत्र में प्रवेश किया तो अमवा से ही लेकर के और गौरा चौकी पहुंचते पहुंचते हमको 6:30 बज गया। मैं अपने दरवाजे पर 6:30 बजे पहुंचा। अपार जनसमूह, चाहे जनता रही हो, चाहे कार्यकर्ता रहे हों, समाजवादी पार्टी के हाथों हाथ लिए अभूतपूर्व स्वागत किया। और जब मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा उस समय 6:30 बज रहा था। दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा खचाखच भीड़। मेन बड़ा जो गेट है वहां से लेकर के मेरे दरवाजे का प्रांगण, बड़ा दरवाजा है, लगभग कम से कम 5000 की भीड़ उस ठंडी में। जो कहा जाता है कि लोग 11 बजे से ही मेरा इंतजारी कर रहे थे और भीड़ खड़ी हुई थी। सब लोगों ने मेरा स्वागत किया और मैं जब देखा उसमें नजरें घुमा करके कि जनता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लोग कितने दिखाई पड़ रहे हैं, तो मुझे गौरा विधानसभा के लगभग सभी समाजवादी साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के राजनीति हमारे नेतृत्व में समाज वहां कर रहे थे, सब उपस्थित थे। एक आध नहीं पहुंच पाए थे किन्हीं कारणों से, बाकी सारे समाजवादी साथी वहां पर उपस्थित थे। तो राम प्रताप जी, आपको क्या लगता है कि चूंकि आप पहले पूर्व में समाजवादी पार्टी में थे और आप कांग्रेस में आ गए हैं, क्या समाजवादी पार्टी का जो वोटर बेस है गौरा विधानसभा में, क्या इस चुनाव में वो आपको समर्थन करेगा? क्या वो साइकिल के बटन की जगह कांग्रेस के हाथ के पंजे के बटन को दबाएगा? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की लहर पैदा करने का काम हमने अपने कार्यकर्ताओं, सम्मानित साथियों को लेकर के और पूरे गौरा में अलग जगाया था। तो ये 5 साल से लगातार ऐसा लग रहा था कि जनता चुनाव लड़ेगी, राम प्रताप सिंह को इस बार विधानसभा भारी मतों से भेजेगी। और मुझे समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जाने का अवसर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया। जैसे ही मेरा टिकट काट करके समाजवादी पार्टी ने वहां से संजय विद्यार्थी का नाम घोषित किया, सारे कार्यकर्ताओं में शोक की लहर छा गई। और जो जनता हमें बड़ी उम्मीद के साथ समाज के सभी वर्गों में मेरे प्रति समर्पण भाव से लोग लगे थे कि इस बार बहुत भारी अंतर से राम प्रताप सिंह को चुनकर भेजना है, सारे लोगों में निराशा छा गई। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्साहित होकर के इतने गोले दाग दिए कि अब तो हम 1 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीतेंगे। अब कोई रहा नहीं, राम प्रताप सिंह के जाने के बाद वाकओवर मिल गया है। मेरे पास, मैं लखनऊ था, इतने फोन
और लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने अपने शब्दों में कैसे कैसे लिखा, हजारों मैसेज पास किया और मुझसे कहा कि आप, जनता ने भी कहा, कार्यकर्ताओं ने, कि हम लोग आपके साथ हैं, आप निर्दल चुनाव लड़िए और निर्दल लड़ेंगे तो हम निर्दल विधायक बना के भेजेंगे। और ऐसा नहीं कि निर्दल विधायक नहीं चुनाव जीता करते, ऐसी विषम परिस्थितियों में निर्दल लोग चुनाव जीतते हैं। इतना दबाव मेरे ऊपर पड़ा, उसका कारण था हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान प्रभात कुमार वर्मा जी इस 5 साल में जितना अत्याचार, पापाचार, जितना जुर्म ढाने का काम आम जनमानस में, और समाज का कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं जिसको उन्होंने प्रताड़ना करने का काम न किया हो। हर बात पर पुलिस का सहयोग लेकर के दरोगा जाए, पकड़ लाए, ला करके बंद कर दे, फर्जी मुकदमे लाद दे। 5 साल तक जनता कराती रही उनके जुल्म अत्याचार से। एक तरफ डबल इंजन की सरकार को झेल रही थी, दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक को। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 4 बार विधायक में था, 3 बार हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय दशरथ सिंह थे, मैं प्रमुख था, हमारा भाई 20 वर्ष से प्रमुख है, लेकिन और स्वर्गीय डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब विधायक हुए थे, स्वर्गीय अनवर आरिफ हाशमी, अब्दुल गफ्फार साहब विधायक हुए, अनवर हाशमी विधायक हुए। कोई भी विधायक इस प्रकार का तांडव नहीं मचाया जितना जुल्म प्रभात वर्मा ने किया है। अब उसकी जुल्म की एक एक की कहां तक व्याख्या करूं। इस बार गौरा की विधानसभा उस जुल्म से मुक्ति पाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की नीतियों से जो परेशान है उससे मुक्ति पाने के लिए स्वतः चुनाव लड़ रही है। लेकिन वो केवल राम प्रताप सिंह के को देख रही है कि यही व्यक्ति है जिसका नेतृत्व मिलेगा और जिसको हम वोट कास्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी का और प्रभात वर्मा का सफाया करने का काम करेगा और हमें मुक्ति दिलाने का काम करेगा। राम प्रताप जी, आपने बताया कि जब ये घोषणा हुई या फिर जब आपने निर्णय लिया कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर फैल गई। उन्होंने पटाखे फोड़े कि राम प्रताप जी अब समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं, कि उनको वॉकओवर मिल जाएगा। अब क्या होगा चुनाव में? राम प्रताप जी के चुनाव लड़ने के कारण वोटों का बंटवारा होगा, उनको वॉकओवर मिल जाएगा, या फिर उनके लिए लड़ाई कठिन हो जाएगी? कल का दृश्य देख करके जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, अभूतपूर्व ऐसा जन सैलाब किसी भी पार्टी के नेता के आने पर एकाएक बिना बताए, बिना किसी परियोजना, बिना कोई आयोजन किए, और जिस प्रकार से 10 बजे से लेकर के हजारों की संख्या में गौरा चौकी चौराहे से लेकर मेरे दरवाजे तक पट्टा था पूरा सड़क, ऐसा अभूतपूर्व स्वागत कभी किसी का देखा नहीं गया। ये जो है जनता में उबाल है, कार्यकर्ताओं में उबाल है, आक्रोशित है, लोग मुक्ति पाना चाहते हैं ऐसा। और जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है उसकी हैसियत 2000 वोट पाने की नहीं है, एक पोलिंग बूथ नहीं जीत सकता वो। मैं बताना चाहता हूं 2014 में समाजवादी पार्टी में आया, श्रीमती नंदा शुक्ला जी लोकसभा लड़ रही थी, मात्र उनके बूथ पर हम चुनाव हारे। 2017 में हम लड़े समाजवादी पार्टी, उनके बूथ पर हारे। 2019 में पंडित सिंह जी चुनाव लड़े, उनके बूथ पे हारे। जो व्यक्ति अपने बूथ को नहीं जिता सकता, जो व्यक्ति 2015 में जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ा, पूरी ताकत झोंक दिया और मात्र 541 वोट पाया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया कि सारे के सारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी निराशा छा गई। और सब लोगों ने मांग किया कि पुनर्विचार किया जाए। हम तो लगातार वहीं जमे रहे, अखिलेश जी सुनने को राजी नहीं, मिलने को राजी नहीं। और कल 10 बजे तक हम पार्टी कार्यालय पर छाए रहे, दबाव बनाते रहे कि नेतृत्व हमारा सुन ले, कोई सुनने वाला नहीं था। जनता का इतना दबाव बढ़ा मेरे ऊपर कि निर्दलीय लड़िए, कार्यकर्ताओं का दबाव बढ़ा। हमारे सारे समाजवादी साथियों ने कहा आप एक संबल लेके आइए, निर्दलीय लड़िए। तब मैंने विचार किया निर्दलीय लड़ने पर कोई नया चुनाव चिन्ह मिलेगा, 15 दिन में गांव-गांव घर-घर नहीं पहुंचा पाएंगे, पहुंचा भी ले जाए हमारे सभी कार्यकर्ता, मतदान करते समय कोई महिला भूल जाए और याद आ जाए पुराना निशान तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो क्यों ना हम कोई राजनीतिक दल पकड़ें। विचार किया तो हमने कहा क्षेत्रीय दल में काम नहीं करूँगा। फिर मैं अपने कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके कहा कि अगर भाई चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय लड़कर आत्महत्या करना होगा, और जो ज्वार दिखाई पड़ रहा है
जनता स्वयं चुनाव लड़ना चाहती है मेरे नाम पर, तो क्यों ना कोई दल पकड़ा जाए। बहुत विचार किया, एक आधे घंटे के अंदर मैंने निर्णय ले लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पार्टी है, जिसका नेतृत्व आदरणीय राहुल जी और उत्तर प्रदेश की जो बागडोर आदरणीय प्रियंका जी ने संभाला है। प्रियंका जी की मेहनत उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश जान रहा है, जिससे छोटे छोटे मामलों को लेकर के बड़े बड़े मामलों को लेकर सड़कों पर उतरने का काम, वहां मौके पहुंचने का काम, उनके मुद्दों को उठाने का काम फील्ड में, और संसद के अंदर आदरणीय राहुल जी और तमाम समाजवादी जो कांग्रेस के सांसद रहे हो चाहे राज्यसभा मेंबर हो, उठाने का काम किया। इससे मुझे लगा कि जुझारू तेवर मिला है और इसका भविष्य उज्जवल है। और मैं एक राष्ट्रीय इस पार्टी से निकला था, भारतीय जनता पार्टी से, भगवान की ही इच्छा थी कि मैं फिर राष्ट्रीय पार्टी में जाऊं, और जनता की बेहद मांग पर, अपने कार्यकर्ताओं के दबाव पर, गौरव की सम्मानित जनता के दबाव में मुझे दूसरे दल में आना पड़ा और आदरणीय प्रियंका जी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा, आदरणीय राहुल जी का नेतृत्व, आदरणीय सोनिया जी का नेतृत्व संभालना पड़ा, और मैं कांग्रेस में अपना बातचीत किया। और आधे घंटे के अंदर हमारे बायोडाटा को देखने के बाद आदरणीय प्रियंका जी के जो निजी सचिव हैं संदीप जी, उन्होंने प्रियंका जी से बातचीत करके और सहमति लेकर के तुरंत ओके कर दिया और मुझे कार्यालय बुलाया गया। मैं गया वहाँ पर, वहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा बड़ा सम्मान किया और तुरंत मुझे कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, और मुझे उन्होंने फार्म ये भी दिया और मुझसे कहा कि आप जीत कर आए, मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं वहाँ से आता हूँ, सीधे अपने घर जाता हूँ, गोंडा में भी अपने आवास पर नहीं गया, और पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। अभूतपूर्व स्वागत बिना किसी तैयारी के आम जनमानस ने किया। ये इस बात का प्रतीक है, मेरे स्वागत को, भीड़ को देख करके छाती पर सांप लौट गया। भारतीय जनता पार्टी मुर्दा हो गई, और जो नहीं पहुंच पाए हैं वो भी आज उनमें जान आ गई है, और आज ही वहां का रिजल्ट आउट कर दिया जनता ने, और कह रहे हैं मुझे तो राम प्रताप सिंह चाहिए था, और निर्दल नहीं, वो कांग्रेस का पंजा लेके आए हैं, और वो बहुत राष्ट्रीय पार्टी है, अब तो हमें मुहर वही लगाना है। सारे समाजवादी पार्टी सब एकाएक कांग्रेस में समाहित हो गए और कांग्रेस का काम करना शुरू कर दिया, और जनता तो मगन है। राम प्रताप जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी के आपने बताया कि सारे कार्यकर्ता आपके साथ में हैं। दूसरा एक बड़ा सवाल मेरे मन में आता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या विचार है, जिसमें अचानक से आप आए, जिस पार्टी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब आए तो उनके कार्यकर्ताओं का क्या विचार है। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपने मुझे बताया कि अमवा से अपने घर पहुंचने में आपको शाम लग गई, तो ऑब्वियसली लोगों का उत्साह एक कारण था, तो लेकिन क्या गौरा की खस्ता हाल सड़कें भी एक कारण थी कि आप लेट हो गए घर पहुंचने में? देखिए, जहां तक सड़कों की बात है, विकास की बात है, 5 साल के अंदर क्षेत्रीय विधायक ने केवल अपना विकास किया। विकास के नाम पर धन बहुत आया और सारे धन का बंदर बांट कर लिया। जिन सड़कों का निर्माण बहुत पहले हुआ था हमारे कार्यकाल में, उन सड़कों का अगर रिपेयरिंग कराया तो उसे पत्थर लगा दिया कि जैसे नवनिर्माण किया हो। इसी प्रकार से कोई नई सड़क तो बनाई नहीं, पुरानी सड़कों को रिपेयरिंग करके उसी पर पत्थर लगाने का काम किया, और कहा कि हम तमाम सड़कों का जाल बिछा दिया। आज भी अगर सैदापुर उनका घर है, उनके अगल बगल की सड़कों को देखें तो मुंह फैलाए खड़ी हुई हैं। और एक मेन सड़क जो चौरी सिकंदरपुर से निकलती है और गौरा विधानसभा को मस्किनवा होते हुए गौरा चौकी होते चंद्रदीप जाती है, सिद्धार्थनगर को जोड़ने का काम करती है, इस सड़क का निर्माण अभी ज़्यादा से ज़्यादा 14 महीने हुआ, और 12 महीने भी नहीं चला। सड़क का निर्माण हो रहा था, एक तरफ निर्माण हो रहा था, दूसरी तरफ सड़क जो है उजड़ रही थी। हजारों गड्ढे बन गए, बड़े बड़े गड्ढे, और उन्हीं चकती को रोज बन लगाया जा रहा है, मरम्मत किया जा रहा है। आज भी चकती लगी हुई है। यही उनका विकास है। विकास उन्होंने अपना किया। जिस शख्स के पास 5 साल पहले एक मोटरसाइकिल के अलावा एक 4 पहिया वाहन न रहा हो, आज उस घर में लग्जरी वाहन 25-25, 30-30 लाख की गाड़ियां, एक नहीं कई अनेकों गाड़ियां हों, प्रत्येक व्यक्ति 4 पहिया वाहन से चल रहा हो, तमाम प्रॉपर्टी खरीदने का काम किया। गौरा चौकी 2 आदमी के बीच में अगर झगड़ा हो, मुकदमा चल रहा हो, एक आदमी से प्रॉपर्टी खरीद लेना, दौरान मुकदमा और पुलिस लगा करके कब्जा कर लेना, ये इनका दिनचर्या बन गया। इन्होंने पुलिस का जितना
सहयोग लेकर के तांडव बचाने का काम किया, इतने मुकदमे लादने का काम किया, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के रहे हों या इन्हीं के बिरादरी के कुर्मी समाज के रहे हों। इनके ज़माने में एक नहीं 7 कुर्मी बिरादरी की हत्या हुई, और हत्या इन्होंने, कुर्मी बिरादरी मारा गया, कुर्मी ही मारने वाले कुछ लोगों को ऐसा बढ़ा दिया कि वो लोग मनबड़ होकर के और मार दिया। कई हत्याएं हुई, कई हत्याओं को इन्होंने दबाने का प्रयास किया। और जब लोग मेरे पास आए, मैंने फेस किया, मीडिया वालों को बुलाया, वहां पर हमने जन प्रदर्शन किया, तब जाकर पोस्टमार्टम हुआ, मुकदमे लेके गए, गिरफ्तारियां हुई। इन्होंने तो तांडव मचा रखा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो ऐसे में क्या सिटिंग विधायक की जो स्वयं की बिरादरी है, क्या उनको समर्थन करेगी? पहले से भी मुझे 60% कुर्मी मतदाता मेरे साथ हमेशा रहा। ये 2017 के चुनाव में हमारे साथ कुर्मी मतदाता विमुख हो गया, वो मेरे कारण से नहीं, कहीं ना कहीं उसके मन में भाव पैदा हो गया, जातीय समीकरण के आधार पर वो मेरा साथ छोड़ दिया। फिर भी मेरे साथ 3-4% कुर्मी मतदाता थे, लेकिन इस 5 साल के अंदर उन लोगों ने देखा कि हम तो जातीय भावना से आकर के इनको वोट दे दिया, और वोट पाने के बाद अपने को सुपीरियर समझता है, अपने को बड़ा समझता है, और हम कुर्मी हैं तो हमको ढलफर्रा कह रहा है, हमें ढलफर्रा बता रहा है, हमें डांट लेता है, हमें अपमानित करता है, और किसको गाली दे दें, कब दे दें, और ब्राह्मण समाज के प्रति तो उसका नजरिया बहुत ही खराब। ये एक आरोप पूर्व में लगा है विधायक जी पे कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं, उन्होंने कुछ अपशब्द कहे, उस पर आप क्या विचार? वो सवर्ण विरोधी पहले से रहे हैं, वो बसपा की राजनीति करते थे, तो वो जगह जगह वो नाटक खिलवाते थे रात में, कई जगह तो लाठी लेकर लोगों ने खेदा, कई जगह पुलिस वालों ने खेदा, तो और वो सवर्ण को कहीं माला पहनाकर, कहीं चंदन लगाकर, कहीं मोछ उखाड़ रहे हैं, कहीं टीका लगा के पंडित जी को पीट रहे हैं, कहीं ठाकुर साहब की मोछ उखाड़ रहे हैं। ये तो सवर्ण विरोधी पहले से थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आधी में सभी लोगों ने वोट दिया। ब्राह्मण तो पूरा चला गया था, 2-4% मेरे साथ रह गए थे, और वही ब्राह्मण जिसने इनको ऊंचा सिंहासन दिलाने का काम किया और पूरे प्रदेश में लहर पैदा किया। ये लीडिंग पर्सनालिटी है, ब्राह्मण जात एक लीडिंग पर्सनालिटी है, उसके पीछे उस गांव में रहने वाली जितनी जातियां हैं सब पर उसका प्रभाव रहता है। राम प्रताप जी, तो आपको क्या लगता है आपके चुनाव में जो विभिन्न जातियां हैं आपके गौरा विधानसभा में और विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग, इनका समर्थन आपको कैसे मिलेगा? अब चूंकि मेरा पिछला कार्यकाल और भाजपा में मैं था, तो जैसे अल्पसंख्यक समाज के लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते थे, गिने चुने करते थे, और उसको हम जब वोट में तब्दील करते थे तो पूरे विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वोट गिना वोट मिलता था, किसी पे 2 वोट, किसी 5 वोट, किसी 10 वोट, इससे ज़्यादा नहीं मिलता था। लेकिन जो हम अपने कार्यकाल में हमने किसी के साथ प्रसोद की भावना से काम नहीं किया, कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। मेरे दरवाजे पर अगर मुसलमान भी आया तो मेरे ही गिलास में वो भी पानी पिया, उसी गिलास में मैंने पिया। दलित समाज का आया वो भी उसी गिलास में पानी पिया, ब्राह्मण आया वो भी उसी गिलास में पानी पिया, और बैकवर्ड रहा वो भी उसी में। कभी मैंने समाज को बांटा नहीं, कभी हमने जातीय राजनीति नहीं किया कि मैं ठाकुर हूं तो ठाकुरों की सुनूंगा। हमने तो हमेशा सभी समाज का आदर किया। तो जब मैं समाजवादी पार्टी में आया तो हमारे क्षेत्र का अल्पसंख्यक समाज लोग और तमाम लोगों ने मेरे में कहा, ये व्यक्ति तो वो है जो भाजपा की राजनीति करता रहा, कभी दंगा फसाद हमारे इलाके में नहीं हुआ, कभी इसने कभी हमको अपमानित नहीं किया, कभी हमारे साथ कोई मुकदमेबाजी नहीं की, कभी प्रताड़ित नहीं किया, कहीं सताने का काम नहीं किया, चाहे सत्ता में रहा हो चाहे विपक्ष में रहा हो। तो वो सब हमारा व्यवहार, हमारे पिताजी का व्यवहार, हम लोग का आचरण, हमारे मिलने जुलने के तरीके, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी मेरे बिस्तर पर बैठ के मुझसे बात कर लेता था। इसी कारण से मैं 14 वर्षों से पैदल हूँ राजनीति में। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक आदमी अगर एक चुनाव हार जाता है तो दूसरे में अगर हारा तो पिट जाता है, लेकिन 14 वर्ष से वनवास काटने के बाद आज भी जनबल मेरे साथ खड़ा है। उसी जनबल की, वही जनबल हमारी पूंजी है, उसी जनबल के कारण सारे अधिकारी मजबूर थे मुझे सुनने के लिए। मैं अपने को किसी एमएलए से कम नहीं समझता था, हमारा कार्यकर्ता नहीं समझता था कि मैं बिना विधायक का हूं, केवल निर्माण कार्य हम नहीं कर पाते थे, लेकिन हम मजबूती के साथ फेस करते थे हर मुद्दे पर, और उनकी रक्षा करने का काम करते, चाहे जनता हो चाहे हमारे कार्यकर्ता हो। इसी कारण आज हमको समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है। और आप
आप पत्रकार बंधु, मैं तो आपसे आमंत्रित करूंगा हमारे क्षेत्र में जाएं, समाज के किसी वर्गों में, किसी वर्ग में आप राह चलो तो पूछ लीजिए कौन बना रहा है विधायक, कौन किसको विधायक बना रहे हो, तो वो कांग्रेस का नाम बाद में लेगा, वो कहेगा राम प्रताप सिंह। किस पार्टी से लड़ेंगे तो कहेगा पंजा निशान, पंजा निशान, पंजे से लड़ रहे हैं भैया, आपके कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो वोट दोगे? हाँ भैया, हम ही लोग लड़ा रहे हैं। ये आम जनता कहेगी, कार्यकर्ता नहीं, आम जनता कहेगी। चलिए, जनता का रिएक्शन तो हम लेंगे। राम प्रताप जी, आपने बात करी 14 साल के अपने वनवास खत्म होने के। 14 साल जब राम का वनवास खत्म हुआ तो राम अयोध्या अपने घर गए और अपने घर जाके उन्होंने राम राज्य स्थापित किया। लेकिन जब राम प्रताप का जब वनवास खत्म होगा और वो विधायक अगर चुन लिए जाते हैं तो उनके यहां जिस राम राज्य की स्थापना होगी उसकी परिकल्पना क्या की जाएगी? उसकी परिकल्पना में जो सबसे निरीह व्यक्ति, जो अपने को कमजोर पा रहा है हर दृष्टि से, वो अपने को मजबूत होगा। जब जनता ये महसूस करे कि हमारा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हमारी बात को हम जिस भाषा में उससे बतियाना चाहेंगे हमको सुनेगा। सोते जागते मेरा टेलीफोन जो है ना वो 24 घंटा मेरे साथ रहता है और मेरा टेलीफोन कोई नहीं उठाता है। अब जैसे भी बात हो रही है तो कोई टेलीफोन और लिया है, मीटिंग में तो कोई और लिया, अन्यथा मैं सो रहा हूं तो मेरे बिस्तर पे है। रात को 1:30 बजे भी अगर कोई फोन करता है तो मैं ये नहीं देखता हूं कि छींटू कोरी का है, कि छींटू सिंह का है, कि छींटुल्ला का है, छींटू पंडित का है, कि छींटू सिंह का है। तुरंत राम प्रताप सिंह नींद से उठते हैं, फोन अटेंड करते हैं, अगर अर्जेंट मैटर है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, चाहे पूरी रात हमको जगना पड़े। जब तक अधिकारी की नींद हराम नहीं कर दूंगा, उस बात को कह नहीं लूंगा, तब तक मैं सोऊंगा नहीं चैन की नींद। मैं रामराज की बात करते हो, मेरे चुनाव जीतते ही हमारे क्षेत्र की जनता बिल्कुल हर दृष्टि से, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेता आपको सुने और ऐसा आप निडर होकर अपनी बात रख सकें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके इस टेलीविजन के माध्यम से कि गौरा की महान जनता का तो मैं पहले से ऋणी हूं, जिन्होंने हमें एक बार नहीं अनेकों बार विधायक बनाया। आज मैं विधायक ना होते हुए जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, ये जो लहर चल रही है, अभी तो राम प्रताप सिंह का दौड़ा तो चुनाव में हुआ ही नहीं। हाँ, ये है कि मैं 5 साल लगातार चलता हूँ। मेरे बेटे हैं डिम्पल भैया 5 साल चलते हैं, प्रमुख जी 5 साल चलते हैं। 3 लोग गाड़ी लिए रात दिन खाली एक ही काम, राजनीति करना और जन सेवा करना। तो मुझे लगता है और जनता को लगता है कि राम प्रताप के आते ही ज्वार आएगी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने सम्मानित जनता के भावनाओं को देख करके और अपने कार्यकर्ता समर्पित समाजवादी तो सफाया हो गया। अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नाम की नहीं रह गई। समाजवादी पार्टी 2 से 2.5 हजार वोट में सिमट जाएगी। 379 बूथ है गौरा विधानसभा में। मेरा चैलेंज है 10 फरवरी को, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, एक भी बूथ समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। आप सारे समीकरण बता रहे हैं मुझे गौरा विधानसभा के, इतने बूथ हैं, इतने वोटर हैं, समाजवादी पार्टी को कितना मिलेगा। एक गौरा विधानसभा का बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्टर है राजा आनंद सिंह। पूर्व में राजा आनंद सिंह की कुछ तल्कियां थी वहां के सिटिंग एमएलए प्रभात वर्मा जी से। इस चुनाव में राजा साहब का आपके प्रति क्या रवैया है? क्या उनका समर्थन आप प्राप्त कर रहे हैं? जहां तक महाराज मनकापुर के समर्थन की बात है, महाराज मनकापुर और उनके परिवार में भी राजनीति करते हैं। आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह जी सांसद हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि उनका समर्थन हमको मिलेगा या नहीं, लेकिन क्षेत्र में जो सुनाई पड़ रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने सम्मानित ब्राह्मणों को विशेष रूप से अपमानित करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्टिंग उनको भी जाती, चूंकि वो भी हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और निश्चित रूप से उनसे भी कुछ लोग जुड़े रहे होंगे। तो पीड़ा उन्हें, जब मुझे पीड़ा है तो उनको भी पीड़ा होगी। और साथ ही साथ समाज के अन्य वर्गों में भी जो प्रताड़ित हुए हैं, श्री प्रभात वर्मा के द्वारा, पुलिस द्वारा जुल्म ढाया गया है, तो राजनीतिक व्यक्ति, हर व्यक्ति परेशान होता है। जैसे आम जनमानस जो हमें कभी वोट नहीं देते थे, आज वो भी राम प्रताप सिंह, और वो ये नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं। वो कह रहे कांग्रेस पार्टी तो एक अच्छी पार्टी है, कांग्रेस से लेकर आगे बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय पार्टी है। आदरणीय प्रियंका जी का भी हाथ होगा, उनके सर पे हाथ होगा, राहुल जी का भी हाथ होगा, तो राम प्रताप जी और आगे बढ़ेंगे, हमारी बात आगे तक जाएगी। दिल्ली में भी हमारी लोग लड़ेंगे। कांग्रेस की भी कई प्रांतों में सरकार है, आने वाले इस चुनाव में कई प्रांतों में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की।
तो दसों प्रांत में कांग्रेस की सरकार होगी, तो उन्हें विश्वास है कि हमारा नेता जिस पार्टी से जुड़ा है उसका भविष्य उज्जवल है, तो राम प्रताप सिंह मजबूत होंगे तो हम लोग मजबूत होंगे। ये विचार करके जो है, इस आधार पे मैं समझता हूँ कि हर दृष्टि से लोग मन बनाए हैं, तो हो सकता है महाराज मनकापुर के दिल में स्थान हो, तो स्वाभाविक है जब किसी को हटाना होता है तो भले ही वो हमारा झंडा ना उठाएं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, भले ही मेरा झंडा न उठाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अगर टीस होगा कि प्रभात वर्मा को हटाना, वहाँ भाजपा को नहीं हटाने के मन में वहाँ होगा, उनके मन में केवल प्रभात वर्मा को हटाने की बात। उन्होंने भी अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा, टीवी के माध्यम से देखा, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा, न्यूज़ भी सुना कि महाराज मनकापुर ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को चेताया था कि आप इनको टिकट न दे, किसी और को दे, लेकिन नेतृत्व ने वहाँ भी वही भूल किया है। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उनकी पीड़ा जनहित को लेकर के है, तो वो ये तो चाहेंगे ही। मुझे लग रहा है कि कौन व्यक्ति है जो हरा सकता है, और आज की तारीख में कल के बाद, कल से जो संदेश गया है पूरे उसमें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सर जो है मुरझा गया है, चेहरे पर हंसी नहीं रह गई है। जो रौनक परसों आई थी वो रौनक अचानक बदल गई राम प्रताप सिंह के आते ही। तो मैं लगता है कि उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से अपने लोगों से अपील करेंगे। अब कैसे करेंगे, वो किस माध्यम से करेंगे, खुलकर करेंगे क्या प्रत्यक्ष स्वरूप क्या अप्रत्यक्ष रूप से, उन मेरे मुंह में ना करें, तो उनको हराने के लिए किसी पॉजिटिव दिशा में ले जाएं, ऐसा संभव हो सकता है। राम प्रताप जी, आप बार बार बात करते हैं प्रभात वर्मा जी के जुल्म के बारे में कि कैसे पुलिसिया सहयोग से उन्होंने वहां के लोगों पे जुल्म किया है। कानून व्यवस्था प्रदेश की, ऐसे दावे किए जाते हैं, बहुत सुदृढ़ है, बहुत सारे एनकाउंटर होते हैं, दावे किए जाते हैं कई सारे कैदी या तो बिलों में छुप गए हैं या फिर जेलों के अंदर हैं या फिर उनके एनकाउंटर हो गए हैं। ऐसे में जब कानून के एक तरफ भाजपा सरकार में दावे किए जाते हैं बेहतरीन कानून व्यवस्था के, आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं प्रभात वर्मा जी के जुल्म का, तो मतलब ये गोलमाल है क्या? कानून व्यवस्था सुदृढ़ है या फिर सिर्फ गौरा विधानसभा में ही खराब है? कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, पहले मैं गौरा से ही चर्चा करूंगा। गौरा विधानसभा में जो हिस्ट्री सीटर हैं, नामजद, जिनके खिलाफ तमाम मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, जिनका इतिहास भरा पड़ा है, जो कल पुलिस को देख करके बिलों में छुपे रहते थे समाजवादी पार्टी सरकार में, आज वो थाना चला रहे हैं और वही करता धरता है उनके, और हर थाने से सेटिंग करवा रहे हैं, हर मुद्दे पर सेटिंग होती है, एक डायरी बनती है, उस डायरी में लिखा जाता है आज कितने मामलों का निस्तारण हुआ है, उसका हिसाब किताब होता है। आज थानेदार नहीं, इंस्पेक्टर नहीं है, वो हरवा से भी बदतर है, और बिना किसी गलती के कब किसको कहां अपमानित करा दे पुलिस भेजकर, इसका ज्वलंत उदाहरण तो सैदापुर गांव के लोगों से पूछ लीजिए, जहां उनका घर है, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे उनके बिरादर के लोग हों, किस प्रकार से अपमानित हो रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में ऐसा जुल्म तो मैंने कभी देखा नहीं। महाराज मनकापुर कैबिनेट मंत्री थे और उनके बेटे सांसद रहे, भाजपा में हैं, लेकिन इतना बड़ा जुल्म तो उनका भी नहीं है। कोई विधायक पूरी जनपद में ऐसा जुल्म नहीं रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। और अपराध अब जहां जिसके जमाने में गौरा विधानसभा में अनेकों हत्याएं हो रही हों, और हत्या भी निरीह लोगों की हो रही हो, और एक ही विशेष रूप से उन्हीं समाज के लोग कर रहे हों, और तमाम व्यभिचार पापाचार बढ़ा हो, पुलिस किसी मामले की तफ्तीश अपने मन से न कर पा रही हो। अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मैंने अपने जीवन में, मैं भी ब्लॉक प्रमुख रहा हूं 5 साल, और हमारे परिवार में तो 20 साल से लगातार चले आए, कभी हम लोगों ने कहीं बैरियर नहीं लगवाया। हमने क्या, सरकार ने नहीं लगवाया, जिसकी मर्जी हो पर्चा खरीदे, जिसकी मर्जी हो चुनाव लड़े। कभी कोई दरोगा पुलिस पकड़ के लाया हो, ऐसा नहीं। कभी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में दरोगा पुलिस से कभी एक गाड़ी नहीं मांगा कि हमको एक गाड़ी दे दो। अगर मुझसे गाड़ी मांगते तो ये टैक्सी वालों को पकड़ के लाते, तो वो बेचारा हमारे क्षेत्र का तो होता, इस नाते मैंने काम नहीं किया। ना कभी 5 रुपये हमने चंदा मांगा कभी कि दरोगा पुलिस हमको चंदा करे, तो इसलिए दरोगा पुलिस घबराती थी। आज भी मैं अगर फोन कर दूं किसी मामले में, किसी दरोगा की हैसियत नहीं है कुछ मामले में पैसा ले ले, भले ही वो मेरी बात को ना सुना हो, किसी मुद्दे पर चालान कर दिया हो, उसकी हैसियत नहीं, पैसा ले ले। बाकी जो काम अपने आप आदमी जाता था, आसानी से हो जाता था, उसकी सुनवाई हो जाती थी।
इस भारतीय जनता पार्टी की गौरा विधानसभा में मैंने देखा है और वहाँ की जनता ने देखा है कि मामूली से दरखास्त पर 20,000 50,000 एक फौजदारी हो गई थी एक गांव में कुलहिया, वहाँ पर दरोगा ने 15 लाख रुपया फर्जी लोगों का नाम निकालने की, जो फर्जी नामजदगी थी उनका नाम निकालने के लिए 15 लाख रुपया मांगा। मेरी धरती खसक गई ये सुनने के बाद। तो मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि गौरा में तो बिल्कुल कानून व्यवस्था चौपट है। रही प्रदेश की बात, तो चूंकि हम लोग प्रदेश में भी चलते रहते हैं, योगी बाबा भले ही कहें हमने ठोको नहीं चलाई है और अपराधी भाग गए, अगर अपराधी भाग गए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए दिन हत्याओं का दौर चल रहा है, आए दिन छीनौती घटनाएं हो रही हैं, आए दिन अपहरण हो रहे हैं, नारी का सम्मान लुट रहा है, व्यभिचार बढ़ा है। और किसको ठोक रहे हैं? एक विशेष संप्रदाय के लोगों को टारगेट करके, जो समाजवादी पार्टी या किसी विरोधी पार्टी से जुड़े थे उन्हीं को तो ठोक रहे हैं। जरा उनकी फेहरिस्त ले लें। ये क्यों नहीं सूची जारी कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश में टॉप 10 माफिया कौन है? वो टॉप 10 माफिया जो अपराधी हैं उनकी सूची तो बनाओ, उसे आउट करो। कहते हैं कि वो माफियाओं पर हमने बुलडोजर चलाया। गोंडा में आप हैं, गोंडा में एक भू माफियाओं की एक सूची बनी थी जिसमें केवल आवास विकास की संपत्ति पर कुल 7 माफियाओं की सूची बनी थी और उसके लिए समीक्षा होता था हर महीने में कमिश्नर के यहाँ बैठ करके। बताइए उसमें से कितनों का अतिक्रमण हटाया? यही जेपी होटल के आगे हमारा वो कॉम्प्लेक्स है जो चारकोल रेस्टोरेंट, उसके बगल में 6 मीटर की सड़क है, उस पर मकान बना हुआ है। मुकदमेबाजी भी, सारा मुकदमा वो हार गए, आज तक रोड नहीं खुलवा पाए। ये कहा इनका जो है ये सब केवल विरोधी अगर है तो उस पर ईडी लगा देंगे, उस पर सीबीआई लगा देंगे, उस पर दरोगा लगा देंगे, कहीं को मुकदमा कायम कर दो, इन पे बुलडोजर चला दो। अरे जरा उन पर भी झांक लो, अपना दामन कैसा है। स्वयं योगी बाबा विधायक भी रहे थे, सांसद, और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े अपराधी, 50 से अधिक मुकदमे इनके खिलाफ, गंभीर आरोप, गंभीर अपराध। केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, 30 से अधिक अपराध, गंभीर अपराध, और स्वयं सरकार स्वयं क्लीन चिट ले लिया। तो वहां क्यों नहीं बुलडोजर लगा दिया? आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम विधायक इनके मोस्ट अपराधी हैं, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो? उनको पर क्यों नहीं ठोको नीति अपना रहे हो? इन्होंने अगर ब्राह्मण था तो मामूल अगर एक आध मुकदमे में थे तो उनको ठोक दिया, कई ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। योगी बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में 300 निरपराध छोटे मोटे मामलों में ब्राह्मणों को इन्होंने ठुकवाने का काम किया है। योगी बाबा तमाम अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को माफिया बता करके बुलडोजर चलाने का काम किया। जरा उन पर भी निगाह डाल लो। जो आप क्या कहना चाहते हैं, योगी बाबा ब्राह्मण विरोधी हैं? मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि योगी बाबा के शासन, पहले बात तो योगी बाबा को शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट हावी है और ब्यूरोक्रेट हावी है, वो मनमानी तरीके से चला रहा है। और ब्राह्मण विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी ठोको नीति चली है मोस्टली ब्राह्मणों पर चली है, और दूसरे नंबर पर अल्पसंख्यक समाज का लोग है, और तीसरे नंबर पर यादव समाज के लोग हैं। इन 3 समाज के लोगों पर ठोकने काम का। जरा बताओ किसी ठाकुर को ठोका हो? बड़े बड़े अपराधी ठाकुर हैं, बताइए। अन्य जातियों में भी बड़े बड़े अपराधी हैं, उनको क्यों नहीं ठोक दिया? अभी आपके कुछ दिन पहले गोंडा में एक एनकाउंटर हुआ था, एक ठाकुर साहब का एनकाउंटर किया गया। देखिए, ये हम ये कह रहे हैं, ये नहीं कहते कि वो ठाकुर के पक्षधर है। मैं भी तो ठाकुर हूं, मैं भी तो क्षत्रिय समाज से आता हूं। देखिए, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। असली बात ये अब एक विरोधी को निपटाने में लगे हुए हैं। जैसे पूर्वांचल में ये हिंदू वाहिनी चला रहे थे, तो ये कुछ अपराध किए, छोटे मोटे अपराध किए, अपने को गुंडा साबित कर रहे थे उस समय, और हिंदू का माफिया बन रहे, हिंदू का अपना वो अपने को पुरोधा साबित कर रहे थे कि मैं ही हिंदूवादी हूं। तो ये दूसरे लोगों से टकराहट होती थी तो उसको लिस्ट बनाते गए। संजोग मिल गया, ये मुख्यमंत्री हुए तो उन्हीं पर ठोक रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम सत्ता में आए तो अपने विरोधियों को दबा करके सफाया करें। ये अच्छी बात नहीं है। समाज के कहते हैं हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, बड़ी विकास की बात करते हैं। यही गोंडा है, कहाँ है विकास?
कहते हैं मेरी बिजली 24 घंटा कर दिया। एक भी बिजली कारखाना अगर ये बनाए हों। हम विकास पे ही बात करेंगे राम प्रताप जी, अब हम विकास पे ही बात करेंगे। विकास पे बात करने से सबसे पहले बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि बहुत ही ग्रामीण जनसंख्या है, यहाँ की बहुत बड़ी आबादी है जो ग्रामीण जनसंख्या, किसान जनसंख्या है। किसानों के लिए योगी बाबा द्वारा या फिर भाजपा, मैं कहूंगा भाजपा सरकार द्वारा वादे किया गया था कि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो पाई? भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी बन गई है। अब वो भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं रही। आज तो ये भाजपा दो लोगों की पार्टी है, दोनों गुजराती हैं। एक श्रीमान नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह भी बहुत बड़े अपराधी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं। और हमारे देश का सबसे बड़ा अपराधी गुजरात का वो मुख्यमंत्री है, वो गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री है। तो दो गुजराती हैं जो देश बेच रहे हैं और दो गुजराती अडानी अंबानी जो देश खरीद रहे हैं। कहाँ गया वो सौगंध? सौगंध इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। आज तो देश बिक रहा है। कौन बेच रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं। और किसान की आमदनी बढ़ाने की बात कही थी। किसान की लागत बढ़ती जा रही है, हर फसल की लागत बढ़ती जा रही है। यूरिया खाद जो 50 किलो की बोरी थी 45 किलो हो गई, दाम बढ़ गया। डीएपी का दाम 1900 हो गया है, डीजल का दाम बढ़ गया। यही भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर 50 पैसा लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ता था, 50 रुपया अगर गैस सिलेंडर बढ़ता था, सर पे लेकर के घूम रहे थे और कह रहे थे कि अब 50 पैसा बढ़ गया। एक बार तो 7 पैसा लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में आए थे बैलगाड़ी पर बैठकर। हैं, लोगों ने पूछा अटल जी, पत्रकारों ने पूछा अटल जी आप बैलगाड़ी बैठ के आए? कहीं भाई 7 पैसा लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर लेकर घूम रहे थे जब 399 का सिलेंडर था। यूपीए की सरकार थी, 250 रुपये सब्सिडी आ रही थी। इन्होंने क्या किया? आज देखो कहां से कहां पहुंच गया, 1000 रुपये के ऊपर सिलेंडर हो गया। आज ये महंगाई की चर्चा नहीं करते। कह रहे थे बड़ी महंगाई है, गरीब भूखों सो जाता है, उसकी मार होती है, बच्चे से सीखते हैं। ये सब नाटक। हमें माननीय नरेंद्र मोदी का भाषण आप देख लीजिए, अपलोड होगा यूट्यूब पर, आप देख लीजिए। जो कहे कुछ किए हो तो बताइए, कहते हैं कुछ, वोट मांगते हैं कुछ कहा करके और चुनाव जीतने के बाद कुछ करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की आमदनी नहीं बढ़ा पाई, लागत बढ़ता गया, आमदनी घटती गई। और चाहे कीटनाशक दवाएं हो, चाहे जुताई हो, चाहे ढुलाई हो, चाहे बुआई हो, बीज के दाम हो, खाद के दाम हो, सब बढ़ गए, लेबर चार्जेस बढ़ गए और किसान अपने दाम कर नहीं पा रहा है। ये बड़े दावे करते हैं हमने धान का कीमत बढ़ा दिया, गेहूं की कीमत बढ़ा दिया। कौन खरीद रहा है? अभी धान बिका है 900 रुपया, 1000 रुपये में मोटा धान, 1200 रुपये में महीन धान। और ये कहते हैं हमने 1900 रुपया रेट तय कर दिया। खरीदने वाला कौन है? कहते हमने सरकारी खरीद की। आप पता कर लीजिए, कहीं कांटा ही नहीं लगा, अगर लगा तो कहीं बोरा नहीं है, कभी का चेक नहीं है, कभी का कुछ नहीं है, खरीदारी नहीं हो। कहते हमने तो इतनी खरीदारी की, पिछली सरकारों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो किसान को इसका लाभ क्या मिला? किसान तो ढाक के पात वही 1000 रुपया 1200 में धान बेचा। तो ये सब झूठा है। और किसान, हाँ, एक किसान को रोजगार नया दे दिया। जितने बहेला सांड और जितनी बहेला गायें इतने हो गए हैं कि अब रात रात लोग दिन में बाढ़ बनाते हैं, खींचते हैं। तार लाओ, जितने खेत नहीं उससे ज्यादा तार खरीदो। तार ला के बेड़ा मारते हैं चारों तरफ से, रात दिन रखवाली करते हैं। ये सूअर अलग परेशान किए हैं, नीलगाय अलग किए, बहिल्ला अलग परेशान किए हैं। कहते हमने गौशाला बना दिया। किसी भी गौशाला का निरीक्षण करने जा करके केवल बाढ़ बना देने से, केवल उस पर टीना टिप्पण रख करके उसमें भी बड़ा गोलमाल है। उसके भी निर्माण में भी आने दीजिए सरकार को। कोई भी सरकार आएगी, जांच होगी तो पता लग जाएगा। राम प्रताप जी, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं आप कि किसानों का अनाज सही दाम पे नहीं खरीदा जा रहा। अगर राम प्रताप गौरा के विधायक बनते हैं तो क्या गौरा के निवासी और गौरा के किसान, उनका धान सही दाम पे बिक पाएगा? क्या उनको विकास की क्या क्या योजनाएं मिलेंगी? किस किस तरह के कार्य होंगे अगर आप विधायक बनते हैं? मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, जो संकल्प पत्र है, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो अक्षरशः उसको हम पालन कराने का प्रयास करेंगे। कहीं अगर मान लिया हमें विपक्ष की राजनीति करना पड़ा तो मैं आपके माध्यम से गौरा की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं
जो भी नीति तय होगी सरकार की, जो भी पार्टी की सरकार होगी, अक्षरशः उसे लागू कराने के लिए मैं संघर्ष सड़कों पे करूंगा और जब तक उसे पूरा नहीं करा लूंगा दम नहीं लूंगा, सांस नहीं लूंगा। एक युवाओं की बहुत बड़ी समस्या, आपका बहुत बड़ा वोटर बेस युवाओं का भी है, और युवाओं की कुछ समस्या होती है। एक तो शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के साधन, रोजगार के अवसर। ये दोनों ही अवसर इस समय आपकी विधानसभा में खासतौर पे मैं देखा जाऊंगा कि उतने उपलब्ध नहीं है। अगर आप बनते हैं तो आप किस तरह का फर्क लेकर आएंगे? युवा तो आज बहुत निराश है, बहुत हताश है। पढ़ लिख करके हर माता पिता की बड़ी आशाएं होती हैं अपने बेटे के प्रति, और अब हर आदमी समझता है कि अपने बेटे को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी आकांक्षाएं लेकर के बड़े आश्वासन के साथ अपने बच्चे को पालते हैं। 20-25 साल लग जाता है पढ़ाने लिखाने में। तमाम परेशानियां झेलने के बाद ये सरकार वादे तो बहुत करती है, ना 2 करोड़ रोजगार मोदी जी दे पाए और ना ये 2 लाख रुपए हर आदमी को रोजगार इस साल में ये दे पाए। कहीं रोजगार, आप तो पत्रकार बंधु हैं, देखते हैं रोज निकलता है, लोग फार्म भरते हैं, रोज रिजल्ट रुक जाता है, इम्तिहान नहीं होता, इम्तिहान हो गया तो रिजल्ट आने में देरी है, कहीं कुछ नहीं। योगी बाबा कहते हैं 4 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। मैं जाता हूं गांव में, चौपाल बैठक करता हूं, लोगों से पूछता हूं किसी को रोजगार मिला हो इन 8 वर्षों में, चाहे योगी बाबा के द्वारा चाहे मोदी बाबा के द्वारा, तो बताओ। तो आज उत्तर मिलता है किसी को नहीं मिला। हमने कहा अपने नात बात में भी फोन करके पता कर लो, अपने इष्ट मित्रों पता कर लो, तो नकारात्मक उत्तर मिलता है। और आज नमक बांट रहे हैं, नमक। इस राज्य में नमक की पैकेट पर भी मोदी जी का, योगी बाबा का फोटो लगता है। 5 किलो अगर राशन दे रहे हैं तो उस पर भी फोटो। 5 किलो राशन 70 रुपए का राशन, 75 रुपए का, और 144 रुपए का झोला, फोटो रखने के। ये सरकार लोक लुभावना काम करके जनता को ठगने का। मैं एक उदाहरण दूं आपको। कुकनगर ग्रेंट में मैं चौपाल बैठक कर रहा था, मेरे विधानसभा का बड़ा गांव है। कुकनगर ग्रेंट में भाषण कर रहा था, मेरे भाषण के दौरान एक किसान खड़ा हो जाता है, वो कहता विधायक बाबू रुक जाओ, हमारा सुन लो। हमने कहा मेरा भाषण पूरा हो जाए दो। उसने कहा नहीं हमारा सुन लो। तो हमने सोचा किसान है, मतदाता, माइक रख दिया। उनका माइक भेजे के नहीं से सुन लो। वो कहा विधायक बाबू जो आप बता रहे हो ना, अब इनके चाल हम बूझ गए हैं, हम ना ही सारा किसान बूझ गए। भाड़ा दे के ये वोट लिया चाहत है। हमने कहा भाड़ा, हमने कहा थोड़ा और स्पष्ट करो। हम कहा भाड़ा क्या, कहीं जैसे भैंस मरी जाए और दूध लागत, दूध दियत हुए, तो का किसान दूध बंद कर दी, वो दूधवा दूही चाहे जैसे वो पिसान डाल दी, वही कहीं भाड़ा। और जब तक कोई चाटे लगे तब तक पानी मार के सीटा और दूध उतार ले है। और वो दूध ना दी तो करिया कपड़ा लाए के भूसा भर के या भूसी भर के पड़रू बनाई लिए हैं। और वह पड़रू जब दूहे कोई तो ले जा के लगाई दी है छाती के, और पानी छींटा मार के दूध पनवा के दूध ली है, और वो पड़रू चटी है तब तक दूध उतार ली। और जैसे दूध उतर गया तैसे पड़रू हटाई दिए हैं। तो गेहूँ जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये राशन अभी बांट रहे थे नवंबर तक, अब चुनाव हो रहा है फरवरी में, तो मार्च तक बढ़ा दिया। और मार्च बाद क्या होगा? और उत्तर प्रदेश से बांट रहे हो, अन्य प्रांतों में क्यों नहीं बांट रहे हो? आज सरकार तो पूरे भारत की है, तो यह अनाज मिलना चाहिए। 5 किलो 10 किलो तो सबको मिलना चाहिए। तो ये सरकार महंगाई पर बहुत बड़ा लच्छेदार भाषण करते थे मोदी जी और भाजपा के लोग। महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ गई। बताइए पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया है, खाने पीने की वस्तुओं पे आग लग गई। सरसों का तेल, जब हमारे घर सरसों, तो मैं भी तो किसान हूँ, जब सरसों हमने बेचा तब 65 रुपया 70 किलो, 70 रुपया लीटर तेल कड़ुआ। और अभी जब हमारे घर से अड़तिया क्या पहुंचा, अड़तिया क्या से उद्योगपति क्या पहुंच गया, तो पता लगा अब उद्योगपति बेच रहा 200 रुपये में तेल हम खा रहे हैं, 230 में खा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ना इनके पास कोई मुद्दा है कि जनता के बीच ले जाए। जो वादे के, किसी वादे को पूरा नहीं किया। ये बिल्कुल लच्छेदार भाषण करके जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। और चाहे महंगाई का मुद्दा हो, महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करती, गरीबी पे चर्चा नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार। भाई आज 15 लाख पे बात नहीं करते, पे बात नहीं करते। राम प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी न कर रही हो, लेकिन हम गोंडा पोस्ट पे बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, मैं आपका मंच देख रहा हूँ और मैं पसंद करता हूँ और मैं तारीफ करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ।
कम से कम गोंडा का ये जो आपका टीवी चल रहा है चैनल, इसको गोंडा तो बहुत ही लाइक कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके टीवी चैनल को पसंद करता हो। और गोंडा की खबर जो है यही गोंडा में ही नहीं पूरे देश में देखी जा रही है। और गोंडा के लोग जो विदेशों में हैं, अब वो भी अगर देखते हैं लाइव तो वहाँ से भी फ़ोन करते हैं, भैया आज जो है फला टीवी पे ये इंटरव्यू आ रहा है। जैसे आज आपने इंटरव्यू लिया और जिसको दुबई में बैठे हो, हमारे यहाँ दुबई सऊदिया बहुत है, वो तुरंत फ़ोन आएगा, जैसे ही देखेंगे भैया आज टीवी पर आप आ रहे हो। तो ये आपका चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और ये दिनों दिन आगे बढ़े, मैं इसके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रताप जी। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे, और हमने महंगाई पे बात कर ली, शिक्षा पे बात कर ली, नौजवानों पे बात कर ली, किसानों पे बात कर ली, और आपके लोकल मुद्दों सड़क वड़क पे बात कर ली। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इस चुनाव का, अयोध्या। नारे लगाए जा रहे हैं, जो रामलला को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और अयोध्या विधानसभा आपके क्षेत्र के बगल में है, बगल में ही गोरखपुर है। तो अयोध्या है बगल में और बगल में गोरखपुर है, तो क्या गोरखपुर की गर्मी आपके गौरा तक पहुंच पाएगी? गौरा विधानसभा का रिजल्ट तो आज ही आउट हो गया है, इसलिए नहीं कि मैं उम्मीदवार हूँ। क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। अब राम मंदिर और काशी मंदिर और क्या नाम विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का मंदिर, ये सब विषय नहीं रहा गौरा वालों के लिए। और ना हिंदू मुसलमान चलेगा, और सब लोग समझ गए हिंदू मुसलमान क्या है और गौरा क्या है। गौरा में तो हमेशा समाज के सभी वर्ग आपस में मिलकर रहते हैं। हमारा क्षेत्र ऐसा है कि विशेष रूप से बहुत जोत ब्लॉक जो है वहाँ पे मुस्लिम आबादी भी बहुत अच्छी है, हमारे भी अनुसूचित समाज के लोग भी हैं और हिंदू समाज तो है ही है। तो हमारे यहाँ कभी सांप्रदायिकता का स्थान कोई नहीं रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदूवाद का कार्ड खेल करके कई बार जंग जीतने का काम किया, लेकिन वहाँ जैसे मैं भाजपा का नेतृत्व करता तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता था, इसलिए कभी वहाँ हिंदू मुसलमान चला नहीं। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो और चाहे मथुरा का जन्मभूमि का मुद्दा हो, इस चुनाव में चलने वाला नहीं है। आज चलेगा जनता के बीच में महंगाई, नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या। अभी जो कोरोना चला, कोरोना काल में जिस प्रकार से दवा के अभाव में लोग छटपटा के मरे, ऑक्सीजन के अभाव मरे, अस्पताल में बेड नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, और जिस प्रकार से एकाएक लॉकडाउन लागू हुआ, लोग चले और रास्ते में भटके, जैसे यूपी की सीमा पर आए लाठी डंडे से मार के उनको वापस किया गया। दिल्ली वाले अलग खेदे, यहाँ आए तो अलग मार खाएं, पैदल चलने को मजबूर थे, लाशों का अंबार लगा था। ये सरकार जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करती है, ऐसा शमशान बन गया था कि आपने भी टीवी वालों ने नहीं दिखाया कि लाशें तैर रही गंगा में। कोई पुरसा हाल नहीं जो कफन न दे सके। सरकार वो निकम्मी सरकार है। वो सरकार जो अपनी परिसंपत्तियों को जो मिला है 70 सालों में इनको, जो कांग्रेस ने बनाई, जिस कांग्रेस को ये कहते हैं, क्या किया कांग्रेस ने 65 साल में? क्या था? अंग्रेज के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे कार्यकाल में देश में बहुत कुछ करने का काम किया था। आज यही तो बेच रहे हैं, कुछ इनके पास है। कुछ इन्होंने बताया, बनाया हो तो बताओ, कोई नई चीज बनाया नहीं, केवल झूठ बोलना। तो ये गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हर बात पे हिंदू मुसलमान, अब योगी बाबा का भाषण सुनिए ना, हर बात पे हिंदू मुसलमान। मोदी जी को सुनिए, हर बात पे हिंदुस्तान पाकिस्तान। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान से पेट भरने वाला नहीं है। जिसका बेटा पढ़ लिख करके आज वो मानसिक रूप से परेशान है, तमाम बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम माता पिता पीड़ित हैं, कर्जा लेके बच्चे को पढ़ाए, इस सहारे पे कि बेटा पढ़ जाएगा, 4 पैसा कमाएगा, धीरे धीरे कर्जा उतार देंगे। आज वो देख रहा है कर्जा भी नहीं उतर पा रहा है, बेटा नौजवान बेकार घूम रहा है। आज वो मजबूर होकर आत्महत्या कर रहे हैं, आज किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार निकम्मी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। और लोग कहते हैं कांग्रेस का क्या स्थिति होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आदरणीय प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा स्थान है आज की तारीख में। और गौरा में की जनता तो सबसे ज्यादा तरसित है विधायक से, उनका अंत चाहती है। सैदापुर गांव के लोग इतने दब गए हैं, उनसे संपन्न लोग उस गांव में थे कि उनकी अत्याचार हर बात पे
4 पुलिस बुला लो, ले जाओ, इनको पीट दो, इनको भगा बेइज्जत कर दो। तो उससे मुक्ति पाना उनका एक लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य ये है। विकास बाद में है, ये उनका पहला लक्ष्य है। तो अब गौरा की जनता चुनाव लड़ रही है, प्रतीकात्मक रूप से हम वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं प्रत्याशी के रूप में, और हमारा हाथ का पंजा निशान उनके बीच में राष्ट्रीय कांग्रेस का मौजूद है। तो ये थे राम प्रताप जी, जिन्होंने अपनी बेदाग छवि का दावा किया है। सिटिंग विधायक गौरा के उन पर कई सारे आरोप लगाए, महंगाई पर बात करी, किसानों पे बात करी, विकास पे बात करी, सड़कों पे बात करी, सरकार के, भाजपा सरकार के अच्छी कानून व्यवस्था के दावों पर अपने जवाब दिए। अब देखना यह है कि जब 10 तारीख को, 10 मार्च को जब बक्से खुलेंगे वोटों के, तो गौरा विधानसभा में क्या 4 बार विधायक रहे राम प्रताप का राम राज स्थापित होगा गौरा में? आप देखते रहिए गोंडा पोस्ट। आप देखते रहिए गोंडा पोस्ट। राम प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोंडा पोस्ट पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वनवास इस बार समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया गोंडा पोस्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।